तौर पर सारे सीक्वेंस को देख लिया, कैसे सीक्वेंस फेज से संबंधित शब्दावलियां। एक मिनट साथियों। तीन फेज से संबंधित शब्दावलियां, तीन फेज से संबंधित शब्दावलियां, है ना, यानी कि इससे जुड़ी हुई जो शब्दावलियां हैं जैसे लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, वो सारी चीजें। ठीक है, एक एक कर कर अपन बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों देखते हैं ये फेज वोल्टता क्या होती है। आओ सबसे पहला जानते हैं फेज वोल्टता। फेज वोल्टता, अच्छा। तो जैसे बेटा आजकल एग्जाम में हर चीज पूछी जाती है, तो आप इसको गौर से देखना, मैं लिख क्या रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे दर्शाते किससे हैं, तो इसे वीपीएस से दर्शाते हैं। इसे इसे प्रतीकात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप में किससे दर्शाते हैं बेटा, वीपीएच। ये जो पीएच है ना वो फेस को बताता है, वीपीएच से दर्शाते हैं। पहली बात तो ये कि इसे किससे दर्शाते हैं, वीपीएस से दर्शाते हैं। ये होती क्या है बेटा, ये फेज और न्यूट्रल के मध्य मापी गई मात्रा होती है। तो बेटा लिखो, यह फेज तथा, यह फेज तथा न्यूट्रल के मध्य मापी गई, मापी गई क्या होती है बेटा, मात्रा होती है, मात्रा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका कोई भी फेज है, एक मैं चित्र बना देता हूं। मान लीजिए मैंने स्टार पढ़ाया है ना, स्टार के अंदर बेटा ये क्या है, ये फेज है, और ये क्या है, न्यूट्रल है। अभी हम पढ़ेंगे, डोंट वेरी। तो इनके मध्य की वोल्टता क्या है, फेज और न्यूट्रल के मध्य की बेटा ये है फेज वोल्टता। ठीक है, अब ये भी मेरी लाइन है और ये भी लाइन है, या कह सकते हैं ये फेज और ये फेज, इन दोनों के मध्य का अगर मान होगा तो बेटा वो क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। ठीक है, बस ये समझाने की कोशिश है। ठीक, चलिए बेटा अगला टर्म आता है लाइन वोल्टता क्या होती है, आइए समझते हैं। दूसरा, लाइन, लाइन वोल्टता। तो पहला तो बेटा यही है कि लाइन वोल्टता को दर्शाते कैसे हैं, तो इसे VL से दर्शाया जाता है। तो बेटा इसे लिखो, इसे VL यानी कि वोल्टेज लाइन से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये। ठीक है, अब बेटा ये होती क्या है, तो ये क्या होती है, दो कला के मध्य, ये एक कला और ये दूसरी, इन दो कला के मध्य मापी गई मानते होती है। और फेस क्या होती है बेटा, फेस तथा न्यूट्रल के मध्य होती है। ये क्या होती है, दो कला के मध्य मापी गई मान होती है। तो यह दो कला के मध्य मापी गई, मापी गई माप होती है, माप होती है, माप को कह लो या फिर वोल्टता होती है। दो कला के मध्य मापी गई वोल्टता होती है ना, वोल्टता होती है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर भी इस मात्रा का मतलब क्या है, वोल्टता ही है। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है बेटा, अगला जो इंपॉर्टेंट आता है वो होती है लाइन करंट। समझते हैं लाइन करंट, बहुत आसान है बेटा, डोंट वेरी। देखो तीसरा क्या है, लाइन धारा। क्या है, लाइन धारा। ठीक है, लाइन धारा। सबसे पहले तो इसे दर्शाते किसे हैं, तो बेटा इसे किससे दर्शाओगे आप, IL से दर्शाते हैं। इसे, इसे IL यानी कि धारा किसकी, लाइन की, IL से दर्शाते हैं। अब देखो बेटा ये होती क्या है, समझो बेटा। जैसे मान लो ये मेरा स्टार कनेक्शन है और ये लाइन है और ये लाइन है। बेटा इन दोनों के मध्य जो धारा प्रवाह होता है ना उसे कहते हैं लाइन। और ये जो फेज होता है ना बेटा, इसके मध्य लाइन तथा यानी कि फेज तथा न्यूट्रल के मध्य जो धारा प्रवाह होती है बेटा वो होती है फेज धारा। ठीक है, बस यही और कोई नहीं। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी, यह दो कला वाइंडिंग से प्रभावित होने वाली धारा का मान होता है। यह दो कला यानी कि दो फेज, दो कला के सापेक्ष प्रवाहित होने वाली धारा का मान होता है। प्रवाहित होने वाली
धारा का मान होता है, धारा का मान होता है। मैं बहुत आसानी से बेटा आपको सारी चीजें समझा दूंगा, डोंट वरी, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक। चलिए अगला क्या है बेटा, फेज धारा। चौथा नंबर क्या है मेरा, फेज धारा। अच्छा, अब ये फेज धारा क्या होती है आइए जानते हैं। सबसे पहले इसे दर्शाते किसे हैं, तो इसे वी आई फेज से दर्शाते हैं, तो इसे आई फेज यानी कि आईपीएच से दर्शाते हैं। पहली बात तो ये। अब देखो बेटा, ये जो फेज धारा है ना, ये होती क्या है, सुनो बेटा, ये आपकी फेज है और इस न्यूट्रल के मध्य प्रवाहित धारा को फेज धारा कहते हैं, ठीक है। अब बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी, यह धारा का वह मान है जो फेज और न्यूट्रल से, फेज तथा न्यूट्रल के मध्य प्रवाहित होता है। यह धारा का वह मान है जो फेज कौन सी, ये वाली, और न्यूट्रल कौन सी, ये रहा, इसके मध्य प्रवाहित हो रहा है। जो फेज तथा जो फेज तथा न्यूट्रल के मध्य प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तो बेटा इससे क्या कहेंगे अपन, फेज धारा कहेंगे, ठीक है, समझ गए। अब बेटा आपके लिए एक टर्म आती है फेज पावर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, क्या है, फेज पावर। अगला लिखो पांचवा, कि ये फेज पावर क्या होती है, फेज पावर, ठीक है। कभी नाम सुना है फेज पावर का, बिल्कुल बेटा। सबसे पहले तो इसे दर्शाते किसे हैं, इसे इसे बेटा पी फेज से दर्शाते हैं। सबसे पहले इसे दर्शाते किसे हैं बेटा, पी फेज से दर्शाते हैं। अब बताओ ये होगी क्या, तो ये एक कला और न्यूट्रल के मध्य मापी गई शक्ति का मान होता है। देखो बेटा, ये एक कला है और ये न्यूट्रल है, और इसके मध्य मापी गई जो शक्ति होगी ना बेटा, उसे कहते हैं वी फेज, ठीक है। तो यह एक कला तथा न्यूट्रल न्यूट्रल के मध्य, एक कला तथा न्यूट्रल के मध्य मापी गई शक्ति का मान होता है, मापी गई शक्ति का मान होता है, क्या बेटा, फेज फेज पावर, ठीक है, समझ गए। अब बेटा इसको दर्शाते किसे है, तो इसे दर्शाते हैं बेटा, इसका मान क्या होता है, P बराबर। अब क्या ये वास्तविक मान है इसकी, बिल्कुल सर वास्तविक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, समझ गए। हाँ, और बेटा ये मान किस में आता है हमेशा, वॉट, क्यों, क्योंकि ये वास्तविक खपत है, ठीक। थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान में रखो बेटा, सारी चीजें आपको आ जाएगी, डोंट वेरी, ठीक है, बहुत सही, ठीक। बहुत सही। अब ज्ञात रहे यदि पृष्ठ में कोई भी वोल्टता दी हुई है ना बेटा, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, लाइन वोल्टता। तो लिखना बेटा, यदि पृष्ठ में कोई वोल्टता दी है तो बेटा उसे क्या माने, यहाँ नोट लिखो, यदि पृष्ठ में, ये एक फेज का है, अगर तीन फेज का होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यदि पृष्ठ में कोई भी वोल्टता का मान दिया है, वोल्टता का मान दिया है, तो बेटा उसे क्या माना है, तो उसे क्या मानना है बेटा, उसे सदैव क्या मानना है बेटा, लाइन वोल्टता मानना है, ठीक है। फेज होगा तो वो खुद कहेगा, अगर कुछ ना कहे तो इसका मतलब आपको लाइन वोल्टता मानना है, ठीक है, वोल्टता मानना है। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना, यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो वी जो भी होगा वो लाइन वोल्टता हो गया, ठीक है, समझ गए। अब बेटा दो तीन टर्म्स और आते हैं, जिनमें पहला आता है संतुलित लोड और दूसरा होता है असंतुलित लोड। संतुलित क्या, जिसके अंदर क्या हो, प्रतिरोध बराबर हो, धारा बराबर हो, धारा विभाजन बराबर हो, है ना। तो आओ जानते हैं बेटा। अगला क्या है, संतुलित लोड। तो छठा क्या है मेरा, भाई आखिर तो लोड को ही जोड़ना है, तो लिखो बेटा छठा, संतुलित लोड। अब ये संतुलित लोड क्या होता है आइए जानते हैं। अच्छा,
आप बताओ बेटा संतुलित क्या होगा? ठीक है। यदि तीनों फेजों का पावर फैक्टर, धारा का मान और प्रतिबाधा समान हो तो बेटा वो क्या होगा? संतुलित लोड। तो लिखो बेटा, यदि तीनों फेजों में क्या धारा का मान, कॉमा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर तथा प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस यानी कि प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध का मान क्या हो बेटा? का मान क्या हो? समान हो। समान हो तो बेटा वह क्या कहलाएगा? तो वह क्या कहलाएगा बेटा? संतुलित लोड कहलाता है। तो वह संतुलित लोड कहलाता है। और ज्ञात रखना बेटा, जहां भी संतुलित लोड होगा वहां न्यूट्रल में धारा शून्य जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा। मान लो ये संतुलित लोड है, यहाँ से आई आर, ये आई वाई और ये बेटा आई बी है ना, तो यहाँ से आई एन क्या जाएगी? हमेशा जीरो। कब? जब ये संतुलित होगा। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना, नोट, ये एग्जाम में बड़ी मदद करेगा बेटा। ध्यान रखना, संतुलित नाम आते ही जीरो पे पहुंच जाना। नोट, संतुलित अवस्था में संतुलित लोड अवस्था में न्यूट्रल से प्रवाहित धारा का मान सदैव क्या होगा? न्यूट्रल से प्रवाहित धारा का मान बेटा क्या होगा? सदैव जीरो होगा। सदैव क्या होगा बेटा? शून्य होता है। ठीक है, सदैव शून्य होता है। संतुलित अवस्था में न्यूट्रल से प्रवाहित धारा का मान सदैव क्या होता है बेटा? संतुलित या शून्य होता है। ठीक है। अब बेटा इसके अलावा एक और आता है असंतुलित, है ना, जो अपने घरों के अंदर होता है ना भाई। किसी के घर के अंदर अलग अलग लोड चलता है ना, किसी में एसी, किसी में फ्रिज, किसी में रेफ्रिजरेटर, किसी घर में सिर्फ पंखा चलता है ना। तो बेटा ये सब क्या है? असंतुलित लोड। तो आओ बेटा, क्या है असंतुलित लोड? 7 नंबर, असंतुलित अब संतुलित में क्या था? पावर फैक्टर बराबर था, धारा बराबर थी। तो बताओ असंतुलित में क्या होगा? वही मान क्या हो जाएंगे? बराबर नहीं होगा। असंतुलित क्या होगा? यदि तीनों फेजों के अंदर पावर फैक्टर और कला धारा क्या होगी? अलग अलग होगी। तो लिखो बेटा, इस अवस्था में तीनों फेजों के मध्य तीनों फेजों के मध्य क्या? पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक तथा धारा का मान क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। कौन सी धारा? कला धारा, है ना, फेज धारा। कला धारा का मान क्या होगा बेटा? अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ठीक है, समझ गए? तीनों के अंदर क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। अब बेटा आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि थ्री फेज से संबंधित शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कि फेज धारा, जो फेज और न्यूट्रल के मध्य, लाइन धारा, जो फेज और न्यूट्रल के मध्य प्रवाहित होती है, फेज करंट जो फेज और न्यूट्रल के मध्य होती है, लाइन करंट जो फेज और फेज के मध्य होती है, लाइन वोल्टेज जो फेज और फेज के मध्य की वोल्टता होती है, और फेज पावर का मतलब क्या होता है? जो फेज और न्यूट्रल के मध्य मापी गई पावर होती है। तो बेटा ये सारी चीजें आप जान चुके हो अच्छे से। ठीक है, अब बेटा हम जानने की कोशिश करेंगे ये स्टार चक्र क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, क्योंकि क्या है बेटा, ये तीन वाइंडिंग ही तो है। इन्हें तीनों वाइंडिंगों को अलग अलग तरीके से जोड़ा जाता है ना। तो लिखेंगे बेटा, अब इम्पोर्टेंट है आपका, है ना। देखो ये दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, तो वहां से हम शुरू वापस करते हैं। चलिए, तीन कला का संयोजन लिखो बेटा। तीन कला प्रणाली का संयोजन। तीन कला प्रणाली संयोजन वास्तव में ये है कुछ नहीं बेटा, ये क्या है? वाइंडिंग का संयोजन ही तो है ना। तो बेटा ये संयोजन जो होता है ना, वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा संयोजन, है ना। नाम आप सबने सुना है, आज देख लेना। ठीक है, चलिए, पहला पहला क्या है बेटा? स्टार संयोजन।
और दूसरा क्या है साथियों, डेल्टा संयोजन। स्टार संयोजन तथा डेल्टा संयोजन। चलिए एक एक करके देखते हैं अपन, स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इसके बारे में जो जरूरी एनालिसिस है आपके आईटीआई और डिप्लोमा में, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी, आ जाओ। तो पहला है बेटा स्टार क्रम संयोजन। स्टार संयोजन, ठीक है, स्टार संयोजन। अच्छा, मुझे बताओ स्टार संयोजन देखने में लगता कैसा है? तो आप देखो बेटा, इस तरह से एक स्टार बना है, ये स्टार ही है ना? तो बस स्टार है। अच्छा, इसके अंदर खूबसूरती क्या है कि बेटा ये फेज और ये फेज है ना? तो बेटा इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूट्रल उपस्थित होता है, एक न्यूट्रल उपस्थित होता है। तो बेटा स्टार की खूबसूरती क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो क्या लिखोगे बेटा, इस संयोजन में क्या होता है बेटा, न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है। लिखो बेटा, इस संयोजन में इस संयोजन में क्या होता है बेटा, न्यूट्रल बिंदु उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। मतलब इस संयोजन में बेटा क्या होता है, न्यूट्रल बिंदु उपस्थित होता है। अब बताओ न्यूट्रल बिंदु उपस्थित है, उसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा ये है बेटा कि मान लो आपको किसी घर को सप्लाई देनी है ना? तो चाहे हैवी लोड हो या लाइट लोड हो बेटा, यहाँ से इजीली अपन सप्लाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल की उपलब्धता है हमारे पास। तो एक फेज दे दी, इसीलिए तो घरों में आती है बेटा सिंगल फेज 230 आती है कि नहीं? आती है बेटा, वो इसीलिए आती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल उपस्थित होता है ना? और किसी भी एक फेज से मैं सप्लाई आगे की तरफ दे देता हूँ। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब क्या है, इस संयोजन से लाइट और हैवी दोनों प्रकार के लोड जोड़े जा सकते हैं। क्या लिखोगे बेटा, न्यूट्रल की उपस्थिति के कारण, न्यूट्रल की या न्यूट्रल बिंदु की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण इससे किस संयोजन, इस संयोजन से यानी कि स्टार संयोजन से क्या बेटा, लाइट तथा हैवी दोनों प्रकार के लोड जोड़े जा सकते हैं। लाइट तथा हैवी दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के लोड जोड़े जा सकते हैं। यानी कि आप लाइट भी जोड़ सकते हैं और हैवी लोड भी यहां से जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब मुझे बताओ, आप गौर से बताओ इसमें तार कितने होंगे? तो देखो, एक तो ये रहा बेटा, एक दो ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 तार होंगे। नहीं बेटा, ये भी तो तार है। तो बेटा तो कुल 4 कितने होंगे? 4 तार होंगे। देखो 1 2 3 और 4 है कि नहीं? तो बेटा इसमें कितने हैं? 4 तार है। तो लिखो बेटा, इस संयोजन में कुल 4 तार होते हैं। इस संयोजन में कुल कितने होते हैं बेटा? कुल 4 तार होते हैं, 4 वायर होते हैं। 4 तार होते हैं जिसमें जिसमें 3 तो क्या होते हैं? जिसमें 3 तो क्या होते हैं बेटा? फेज। 3 तो फेज तार होते हैं ना भाई, आर फेज, बी फेज और ये 3 फेज। और एक क्या होता है बेटा? न्यूट्रल का तार। एक न्यूट्रल का तार होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल आपको दिख रहा है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अब बेटा इसका एक एनालिसिस करेंगे, है ना? एक पढ़ेंगे बेटा संतुलित लोड के लिए, एक पढ़ेंगे असंतुलित के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं जल्दी से। लो बेटा, आपको ज्ञात है कि अगर मेरा एक संयोजन है जो कि स्टार संयोजन है, ठीक है, तो मान लिया ये मेरा एक स्टार संयोजन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये मान लिया बेटा मेरा एक स्टार था और ये क्या है बेटा? एक न्यूट्रल का बिंदु है। ठीक है, अच्छा, मुझे बताओ एक फेज तथा न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टता क्या होती है? तो आप बोलना बेटा, अगर ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये वाई फेज है और ये क्या है बेटा? बी फेज है। ठीक है, तो बेटा देखो, न्यूट्रल के मध्य मापी गई वोल्टेज क्या होगी? फेज वोल्टेज, यानी कि ये क्या है बेटा? वी आर है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। और मैंने क्या बोला था, लाइन वोल्टेज क्या है? जो दो फेजों के मध्य की होगी, यानी कि आर और वाई फेजों के मध्य की वोल्टता क्या कहलाएगी बेटा? आपकी कहलाएगी लाइन वोल्टता। कोई दिक्कत है क्या?
कोई भी दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये मेरा क्या है आर फेज, ये मेरा न्यूट्रल है ही सही, ये क्या है वाई फेज और ये क्या है बेटा मेरा बी फेज। ठीक है? बहुत सही। यहाँ से जो धारा जाएगी ना बेटा वो कौन-सी धारा होगी? लाइन धारा होगी। अच्छा, बहुत सही। बेटा इसके अंदर जो धारा आएगी ये कौन-सी धारा है बेटा? लाइन धारा। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर जो धारा जाएगी ना बेटा वो कौन-सी होगी? फेज धारा। क्यों? क्योंकि वो फेज तथा न्यूट्रल के मध्य जा रही है। ठीक है? हाँ। अब फेज है तो मैं आई आर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी फेज लिखते हैं ना बेटा उसको ऐसे लिखते हैं आई आर एन। ठीक है? हाँ। और ये जो लाइन होती है ना बेटा उसको लिखते हैं आर वाई। क्या लिखते हैं? आर वाई। तो यहां से जो धारा गई है वो क्या है? आई आर वाई। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे धारा आ गई। अब बेटा उसी प्रकार से यहाँ से क्या है? आई बी चली होगी तो इसमें क्या जाएगी? आई बी एन। इसमें कौन सी धारा जाएगी? आई बी एन। ठीक है? और बेटा उसी प्रकार यहाँ से एक धारा आ रही होगी फेज धारा, वो क्या है बेटा? आई वाई एन। अब देखो बेटा आपको केसीएल का मैंने नियम पढ़ाया था, है ना? ये क्या है बेटा? एक नोड ही तो है। ये क्या? एक नोड ही तो है। और नोड पे इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, है ना? तो यहाँ पर मैं इस नोड के ऊपर क्या लिख सकता हूँ बेटा? न्यूट्रल धारा। इधर से क्या जाएगी? न्यूट्रल धारा। इसका मान लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे लिख सकते हैं, तो लिखो बेटा। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से बेटा न्यूट्रल धारा का मान निकला है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? आई न्यूट्रल। कैसे लिखा? केसीएल द्वारा। नोड पर आप केसीएल केवीएल पढ़ चुके हो बेटा, ध्यान रखना है ना। केसीएल लगाने पर देखो बेटा इस नोड पे, तो यहां से आप क्या सकते हो? आई न्यूट्रल बराबर क्या हो जाएगा? आई आर एन, यानी कि आई फेज, आर फेज, बी फेज तथा आई वाई एन। बोलो कोई भी दिक्कत है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा हो गई। समझ में आया बेटा? हाँ। अब देखो बेटा यहां से आप दो चीजें कह सकते हो। क्या कहोगे सर? पहली, यदि मेरा लोड संतुलित है तो मैं क्या करूंगा? यदि यदि संतुलित लोड है तो बेटा ये सारी कंडीशन पूछी जाती है। संतुलित लोड है, संतुलित लोड होते ही मैंने क्या बोला है कि न्यूट्रल में धारा कितनी डाल दो? जीरो, है ना? यानी सारी चीजें यूज हो गई है। पावर फैक्टर बराबर है, कला धारा बराबर है। तो यानी कि संतुलित लोड की स्थिति में बेटा ये समीकरण क्या हो जाएगा? आई आर एन प्लस आई बी एन प्लस आई वाई एन का मान कितना हो जाएगा? जीरो। बेटा यही पूछा जाता है। ठीक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कुछ नहीं बेटा। अब देखो, अब मैं एक-एक करके इनका मान लिखता हूँ, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले बेटा मैं इस फेज का मान लिखूंगा। कौन से फेज का बेटा? वी वाई, है ना? वी आर फेज का मान लिखूंगा, है ना? अगर मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ। अब मैंने आपको सब सिखा दिया बेटा। जब भी अपन लेते हैं फेज सीक्वेंस तो हमेशा कैसे चलते हैं? सीधे क्लॉकवाइज। फेज सीक्वेंस हमेशा कैसे लिया जाता है? क्लॉकवाइज। ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले आर लूंगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान हो जाएगा सर वीएम। ठीक है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? वीएम। और एंगल कितना आएगा? जीरो आएगा कि नहीं? एंगल जीरो आएगा कि नहीं? जल्दी से देखो। बिल्कुल एंगल जीरो आएगा। इसको ऐसे लिखो। ठीक है? उसी तरह बेटा उसके बाद इस क्लॉक में चलोगे तो क्या आएगा बेटा? क्लॉक में आर के बाद वाई आएगा, तो बेटा वाई का मान कितना हो गया? वी वाई का मान। वैल्यू तो सेम ही रहेगी बिल्कुल। और बेटा एंगल कितना आएगा? जब भी पीछे की तरफ, जब भी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना बेटा, एंगल कैसा आता है? नेगेटिव। ये सब पढ़ा चुका हूँ बेटा, ध्यान रखना। फिर बढ़ा देता हूँ बेटा। जब भी मूल बिंदु के ऊपर जाता है तो एंगल आता है पॉजिटिव और यहाँ आता है तो नेगेटिव। ठीक है? हाँ, तो पीछे की तरफ है कि नहीं? तो बेटा यहाँ एंगल कितना आ जाएगा? -120। बोलो कोई दिक्कत है क्या? है ना? अब देखो बेटा फिर से क्लॉकवाइज पीछे आया हूं तो ये बी पे चला गया और बी पे एंगल कितना आ जाएगा? वीएम एंगल -240। क्यों? क्योंकि बेटा ये कितना होता है? 120। और ये पूरा क्या हो जाएगा? 120 फिर से, क्योंकि सारे 120 पे होते हैं कि नहीं? होते हैं। बस ये भी 120 होता है और ये भी 120 ही होता है। समझ गए? हाँ। तो बेटा यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि मेरे वी वाई लिखना होगा तो मैं लिख दूंगा ना, आर वाई और बी 120 का अंतर है ना, और उल्टे चल रहे हैं इसलिए माइनस होगा। ठीक है? समझ में आ गया? अगर बेटा इसको दूसरे तरीके से साइन के फॉर्म में लिखना होगा तब भी लिख सकते हैं। देखो ये तो पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बेटा? ये इसमें अगर वी आर लिखना होगा तो मैं करूंगा वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि हर चीज साइन की तरंग में होती है कि नहीं? होती है। बस तो इसी तरह मैं वी वाई लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा? वी एम, आगे क्या हो जाएगा बेटा? साइन
ओमेगा टी माइनस ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री पीछे है। उसी तरह वी बाई क्या हो जाएगा बेटा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240। ठीक है, आपको ये कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको बस ध्यान में होना चाहिए कि भाई यहाँ लोड लगता है, ये फेज होती है, ये करंट होती है, ये इनका इनका मान होता है। बोलो समझ में आया क्या? चलिए दोस्तों, तो आपको फाइनली क्या ध्यान में रखना है, आपको फाइनली ये ध्यान में रखना है, स्टार संयोजन में, स्टार संयोजन में, स्टार संयोजन में क्या होता है, पहली चीज, जितने पॉइंट बेटा लिखा रहा हो ना, बस वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ। पहला पॉइंट तो क्या रखोगे, ये देखो बेटा, स्टार संयोजन में लाइन सब में बराबर रहेगी कि नहीं, ये देखो आई आर आई वाई आई बी, जो जो करंट यहाँ डालोगे वही यहाँ जाएगी, है ना, स्टार में लाइन बराबर है। ठीक है, तो बेटा इसको कैसे याद रखोगे, ये देखो ये स्टार है, जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखना बेटा, यहाँ से जो आप करंट डालोगे वही करंट यहाँ जाएगी, है ना, यानी कि यहाँ से लाइन धारा क्या हो जाएगी बेटा, फेज धारा के बराबर होगी। तो बेटा यहाँ से लिखो, इसमें लाइन धारा यानी कि आई एल का मान क्या होता है बेटा, आई पी के बराबर होता है। हुआ कि नहीं हुआ? अब जब ये याद हो गया बेटा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको, यानी कि यहां से कह सकते हो वी एल बराबर √3 बीपी। ठीक, बस एक चीज ध्यान रखो, ये लाइन गई यहाँ चली गई, खत्म बात। समझ गए? हाँ समझ गए। तो बेटा ये क्या था आपके लिए, स्टार के लिए। और एक पॉइंट मेरे कहने से और याद रख लो बेटा, ये वाला नोट, नोट, इसमें क्या लिखोगे बेटा, स्टार संयोजन में, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होती है। क्योंकि बेटा डेरिवेशन का मतलब नहीं है, आपके काम का नहीं है, आप डायरेक्ट ये याद करो, स्टार संयोजन में, स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से, फेज वोल्टेज, ये सीधा पूछता है बेटा आपको, फेज वोल्टेज से क्या होती है बेटा, 30 डिग्री आगे होती है। ठीक है, बस ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं स्टार में, कि वीएल का मान, वी का, और स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होती है। ठीक है, समझ गए? बस ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब बेटा अगला क्या है, डेल्टा संयोजन, दूसरा डेल्टा संयोजन, है ना। इसमें भी बेटा आपको सिर्फ प्रारंभिक चीजें ध्यान रखनी है कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरा एक डेल्टा कनेक्शन है ना, ये यहाँ क्या है, ये डेल्टा है, मान लो डेल्टा ऐसे ही बनता है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कौन सी चीज क्या है। ये देखो बेटा, ये है आर, ठीक है, ये मेरा है वाई पॉइंट और ये मेरा है बी पॉइंट। ठीक है, आर वाई बी, ठीक, आर वाई और बी। एक मिनट, थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाएगा, इसको और थोड़ा अच्छा बनाया तो ये है मेरा डेल्टा। ठीक है, अगर ये पॉइंट मेरा आर है बेटा, ये मेरा वाई है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो ये आर पॉइंट है ना, इसको ध्यान में रखो, बस इसको, यहाँ आर मुझे निकालना है, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया बेटा, वो हो गया आई आर, यानी कि लाइन धारा। समझ गए? ये क्या है बेटा, फेज धारा, सॉरी, क्योंकि दो फेजों, ये क्या है, ये फेज धारा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये आई आर है और डेल्टा में हमेशा एक करंट घूमती रहती है ना, तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो बी से जुड़ रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा आई बी, और ये निकल क्या रहा है वाई, तो बेटा ये हो जाएगा आई वाई, है ना। तो देखो डेल्टा कनेक्शन में आई आर आई बी आई, ये यूं चलता रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, फेज, तो अब बताओ लाइन में कितनी करंट जाएगी, तो वही केसीएल नियम निकाल दो बेटा, इनपुट बराबर आउटपुट, यहाँ आई क्या, आई आर, और गई क्या, आई बी, तो बेटा यहाँ से कितनी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी आई आर माइनस आई बी। ठीक है, आपसे पूछेगा डेल्टा में आर में कितनी करंट जाएगी, तो आई आर माइनस आई बी। बस यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से आई बी आई और आई वाई चली गई है, तो मुझे बताओ यहाँ से कितनी करंट गई होगी, यहाँ से आई बी आई और गई क्या, आई वाई, तो बस यहाँ से ये होगी। अब यहाँ बताओ बेटा, आई वाई आई है और आई आर चली गई, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आई वाई, आई वाई माइनस ऑफ आई आर। ध्यान क्या रखना, वाई के आगे वाई होगा, बी से पहले बी होगा और आर में आर होगा। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें भी वही चीज है, इसमें बेटा क्या होता है बेटा, डेल्टा न्यूट्रल है क्या इसमें, नहीं, तो बेटा पहला पॉइंट तो इसमें है, न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रल नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, जैसे कि जहां पर अपने को सप्लाई देनी हो वहां यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पावर को बढ़ानी होगी तो न्यूट्रल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए, बहुत सही। अब देखो बेटा,
इसके अंदर मेन चीजें क्या है वो देखो। अब डेल्टा है ये डेल्टा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, ये आपका बना डेल्टा। अब मुझे बताओ, जो यहाँ पर ये कौन सी वोल्टा है बेटा, ये है लाइन वोल्टा, और ये क्या है बेटा, फेज वोल्टा। आपको बताओ इन दोनों के बीच में कुछ लगा हुआ है क्या, कुछ नहीं लगा हुआ। तो बेटा डेल्टा में यही ध्यान रखना है आपको कि मेरी लाइन वोल्टता का मान फेज वोल्टा के बराबर होता है। अगर ये लाइन हो गया तो बेटा बताओ लाइन करंट का तो अपने आप आ जाएगा √3 इंटू IP, इसको घूंघट में डाल दो, खत्म। ठीक है। और फिर से मेरे कहने से एक पॉइंट और याद रखना जो बेटा अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या संबंध होता है। तो बेटा इसमें एक संबंध ध्यान रखना कि इसमें जो लाइन धारा होती है, लाइन धारा वो पीछे होती है फेज धारा से। तो लिखना बेटा डेल्टा संयोजन में लाइन धारा फेज धारा के कहाँ होती है बेटा, 30 डिग्री पीछे होती है, 30 डिग्री पीछे होती है। ठीक है, लाइन धारा फेज धारा से 30 डिग्री पीछे होती है। ये लो बेटा आपका खत्म। ठीक है, ये 3 पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अब ये था बेटा आपका स्टार और डेल्टा। अब इन्हें मापने की विधि, तो बेटा मैं वही पॉइंट लिखाऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बताओ ये क्या है, शक्ति तो है बेटा, शक्ति को मापोगे किससे, वाट मीटर से। तो बेटा 3 विधियां होती है, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर। फटाफट से देख लेते हैं बेटा। तो शक्ति मापन की विधियां, शक्ति मापन की विधि या शक्ति मापन की विधियां, आओ जानते हैं बेटा शक्ति मापन की विधियां। ठीक है, तो बेटा मूलतः इसमें कितने मापन की विधियां होती है, 3। तो शक्ति मापन की कुल कितनी होती है बेटा, कुल 3 विधियां होती है, 3 विधियां होती है। ठीक है, पहला कौन सी है बेटा, 1 वाट मीटर विधि। पहली है बेटा 1 वाट मीटर विधि, 1 वाट मीटर विधि। बेटा आपसे सिर्फ ये पूछेगा इसे कब यूज करते हैं, तो मैं बताऊंगा आप ही, डोंट वरी। दूसरी होती है बेटा 2 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि। और यहां से कुछ तथ्य हैं वो आपको जरूर पता करने होंगे, 2 वाट मीटर से, है ना, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। और तीसरा होगा बेटा 3 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि। ठीक है, चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं अच्छे से और आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो एक एक करके हम इन वाट मीटर विधियों को पढ़ते हैं, इनके महत्वपूर्ण चीजों को ज्ञात करते हैं और सीधे आंसर पे आते हैं। ठीक है, चलिए पहला, अब पहला है बेटा ये रहा, पहला है बेटा 1 वाट मीटर विधि। अब पहला क्वेश्चन तो यही है, इसे 1 वाट मीटर क्यों कहते हैं, 1 वाट मीटर विधि इसे क्यों कहते हैं। देखो बेटा गौर से देखो, इसको देखो, इसमें कितने वाट मीटर है, 1। पर ज्ञात क्या रखना बेटा, जो सीरीज में जुड़ता है ना उसे क्या कहते हैं, सीरीज। ये सब मीटर में पढ़ेंगे, डोंट वेरी। अभी बस ध्यान में रखो, वाट में क्या होता है बेटा, देखो वाट यानी कि पी, और पी में क्या होता है बेटा, वी और आई दोनों होते हैं ना। यानी कि एक तो होगा एमीटर, ये करंट कॉइल क्या माप रही होगी, धारा। और ये प्रेशर कॉइल क्या माप रही होगी, वोल्टता। बस इतना ध्यान रखो। और है कितने, 1। तो बेटा कहते हैं 1 वाट मीटर विधि। अब मुझे बताओ, आपके पास तार तो है 3, ज्ञात कर रहे हो 1, इसका मतलब क्या है, ये संतुलित होना चाहिए। तो बेटा इसका पूछा जाता है ये क्या होगा, तो यह केवल संतुलित 3 फेज भार पर लागू होता है। तो बेटा यही पूछा जाता है, यह केवल संतुलित, असंतुलित पे तो कैसे करोगे, अलग अलग अगर मान होंगे तो फिर कर कैसे पाओगे, है ना। तो यह केवल संतुलित 3 फेज, यह केवल संतुलित 3 फेज प्रणाली के लिए उपयुक्त है, प्रणाली के लिए उपयुक्त है। इसमें क्या करते हैं पता है, एक से अपन पावर ले लेते हैं और फिर 3 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो बस यही है बेटा, इस प्रणाली में, इस प्रणाली में 1 वाट मीटर द्वारा शक्ति मापकर
3 से सीधे गुणा कर देते हैं, क्योंकि 3 फेज है ना, तो 3 से गुणा कर देते हैं। अच्छा, पर शर्त है शक्ति मापोगे कैसे? तो बेटा आपके पास फॉर्मूला है P बराबर √3, क्या लोगे? हाँ, √3 बेटा 3 फेज होती है, अगर लाइन लोगे तो VL IL cos फाई, तो बेटा यही तो है। तो यहां से आपका निकल जाएगा, क्या है, वाट मीटर की विधि में पावर फैक्टर निकालना हो ना, तो बेटा cos फाई बराबर क्या हो जाता है यहाँ से, P बटे में √3 VL IL, ठीक है। हाँ, बस ये आपका बेटा पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझ गए। 1 वाट मीटर विधि कब लेंगे? केवल संतुलित में, केवल संतुलित में। क्यों? क्योंकि 1 से निकाल के फिर तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर असंतुलित में तो सबका अलग अलग होगा, तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद है बेटा 2 वाट मीटर विधि, ये लो। अब बेटा इसमें कितने लगे हुए हैं? 2 वाट मीटर, है ना। तो बेटा इस विधि को क्या बोला जाता है? 2 वाट मीटर। अब इसके अंदर कुछ एक टेबल है, वो ध्यान में रखनी है बेटा। 2 वाट मीटर विधि, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन तो यही है, लागू किस पे होगा? तो बेटा 2 वाट मीटर हमेशा संतुलित हो चाहे असंतुलित हो, दोनों पर लागू होगा, है ना। देखो, 1 वाट मीटर केवल संतुलित पर थी, और ये क्या है बेटा, यह विधि, यह विधि संतुलित तथा असंतुलित, असंतुलित तीनों भारों पर लागू होती है। असंतुलित सभी अवस्थाओं पर लागू होती है, सभी में लागू होती है। बेटा इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है इसका पावर फैक्टर निकालने का सूत्र, वो मैं डायरेक्ट लिखाता हूँ, याद करना बेटा, है ना। देखो, इसके पावर फैक्टर का, अब इसमें शक्ति कैसे निकालोगे? तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले तो देखो, शक्ति बराबर W बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इससे क्या निकालोगे? W1, और इससे क्या निकालोगे? W2। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? W1 तो प्लस W2, तो W1 प्लस W2। तो ये तो हो जाएगा बेटा कुल शक्ति का फॉर्मूला, है ना। अब बेटा इसके बाद आपसे पूछता है शक्ति गुणांक का फॉर्मूला। तो बेटा वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान में रखना। शक्ति गुणांक क्या होता है? cos फाई होता है कि नहीं होता है? बेटा cos फाई बराबर, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 बटे में W1 प्लस W2। आपको अगर कोई पूछेगा तो बेटा सीधा फॉर्मूला पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है बेटा पावर एंगल का, यानी कि पावर एंगल, एंगल ये तो था गुणांक, एक पूछेगा पावर एंगल बताओ या पावर कोण बताओ। तो बेटा पावर कोण क्या है? ये फाई, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इस कॉस को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, और यहाँ फिर से क्या हो जाएगा? देखो गौर से, कॉस इनवर्स के बाद क्या हो जाएगा बेटा? टेन इनवर्स, बाकी सेम टू सेम √3 W1 माइनस W2 बटे W1 प्लस W2। आपको सिर्फ टिक लगाने के लिए ये बेटा आएगा, ठीक है, समझ गए। 2 वाट मीटर में सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसमें कितने वाट मीटर? 2। संतुलित असंतुलित दोनों पर लागू होता है। कुल शक्ति W1 प्लस W2। शक्ति गुणांक cos इनवर्स क्या होता है बेटा? tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2, और पावर एंगल पूछेगा तो फाई cos को भेज दो उधर, ठीक है। हाँ, अब बेटा एक टेबल है बेहद महत्वपूर्ण, इसी पर आधारित आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई 1 वाट मीटर 0 दे रहा है, दोनों वाट मीटर बराबर दे रहे हैं, तो मान क्या आएगा बेटा? वो चीज आपको पूछती है, वो याद रहना चाहिए, और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं बेटा। विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न स्थितियों, विभिन्न स्थितियों में वाट मीटर पावर फैक्टर, है ना, ये टेबल पूछता है बेटा। अभी याद करा देंगे, डोंट वरी। यहां लिखो बेटा क्रम संख्या, ठीक है, यहां लिखो बेटा क्रम संख्या, फिर लिखो शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। अगला क्या पूछ सकता है आपको? कला कोण, कला कोण, ठीक है। और एक और आपसे पूछेगा, वो क्या है? वाट मीटर की क्या स्थिति है? वाट मीटर स्थिति कौन सा? W1 और W2, है ना, W1 और W2 स्थिति, है ना बेटा, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन खींचो, ठीक है, ये लो। तो बेटा कुछ डायरेक्ट स्थितियां हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
वो आपसे पूछा जाएगा। पहली स्थिति क्या है बेटा, जब मेरा W1 बराबर क्या हो W2, यानी कि दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों वाट मीटर क्या है बेटा, बराबर रीडिंग दे रहे हैं, W1 बराबर W2। तो बेटा इस स्थिति में कला कोण कितना आएगा, 0 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो बेटा इसका शक्ति गुणांक क्या होगा, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान क्या होता है, यूनिटी। तो बेटा इसमें शक्ति गुणांक कितना आता है, इकाई, 1। समझ गए। तो बेटा इसमें शक्ति गुणांक क्या आता है, 1। और ये कौन से नंबर का है, पहली चीज आपको ये याद करनी है। दूसरी, अब देखो बेटा जो इंपॉर्टेंट है वही लिखूंगा बेटा, डोंट वरी। मुझे बताओ ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको बेटा अगला क्वेश्चन पूछेगा, ये वाट मीटर बराबर तो है, ये वाट मीटर बराबर तो है, लेकिन एक वाट मीटर दूसरा क्या है, उसका अपोजिट मान है, यानी कि W1 बराबर माइनस W2 है ना। बराबर मान तो है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। तो बेटा इस स्थिति में देखो, इस स्थिति में सबसे पहले यहाँ देखो ये 0 था, तो इसका पावर एंगल कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, और cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 0। ये याद हो गया बेटा। आसान लग रहा है ना, आसान है ना, बिल्कुल आसान है बेटा, डोंट वरी। तीसरा, तीसरा, अच्छा अब देखो बेटा और क्या पूछेगा, ये पूछेगा मानो एक वाट मीटर 0 दे रहा है और दूसरा पूरी रीडिंग ले रहा है, यानी कि इसने बोला एक वाट मीटर जो है वो 0 दे रहा है और दूसरे में पूरी मान आ रहा है ना। तो अब क्या होगा पावर फैक्टर, तो बेटा इस स्थिति में आप क्या लिखोगे, जब एक 0 देगा ना तो बेटा उसमें आपका पावर फैक्टर का मान कितना आएगा, देखो बेटा उसमें पावर फैक्टर का मान कितना आएगा आपका, सबसे पहले पावर एंगल, पावर एंगल कितना आएगा बेटा, देखो ये आएगा 60 डिग्री और पावर फैक्टर कितना आएगा बेटा, 0.5 है ना, बस। ठीक, बिल्कुल आसान है, आसान है ना। ठीक है, यानी कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अच्छा ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत सही। अब बेटा और क्या आएगा, आपका ये भी आ सकता है कि अगर ये जो मान है वो क्या हो सकता है, और W1 का मान 0 लिख दिया, अगर ये दोनों बराबर नहीं हो, यानी कि W1 नॉट इक्वल टू W2, मान लो बेटा W1 का मान जो है वो W2 के बराबर नहीं आए, ये भी तो हो सकता है, W1 का मान W2 के बराबर ना आए, तो बेटा इस स्थिति में क्या होगा, पावर एंगल क्या होगा, ये देखो ये 60 दिखा आपको, तो बेटा 60 से कम ही होगा, यानी कि 0 से 59 डिग्री होगा। ठीक है, 60 नहीं, क्योंकि 60 पे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक पूरी वाट मीटर ले लेगा। ठीक है, अच्छा तो इसमें पावर फैक्टर क्या आएगा बेटा, देखो ये देखो यहां से तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 से 1.5, यानी कि 5 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 0 से 1.5 यानी 0.5। ये चौथी स्थिति। और स्थिति क्या हो सकती है, थोड़ा दिमाग लगाओ, और कौन सी स्थिति होगी, यानी कि W1 W2 का मान बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा और कौन कौन सी स्थिति हो जाती है, ठीक है, बस मेरे हिसाब से बेटा यही स्थिति है। ठीक है, हाँ तो यही स्थिति आप याद करो, इनमें से आएगा, और मैं तो कह रहा हूँ ये भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी एनालिसिस बेस्ड है, आप तो सिर्फ इतना ही याद करो बेटा, ये 3 कंडीशन से आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं अभी याद करा देता हूँ। ठीक है, आपको क्या पूछेगा, मान लो 2 वाट मीटर है, वो बराबर रीडिंग दे रहे हैं, है ना, तो बेटा पावर एंगल कितना, 0। अगर cos 0 का मान, तो पावर फैक्टर कितना, शक्ति गुणांक 1। याद हो गया। अगर दोनों जो है उसमें से एक जो है, एक दोनों बराबर तो है लेकिन नेगेटिव है, तो बेटा क्या हो जाएगा, पावर एंगल 90 और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, है ना। और बेटा क्या हो जाएगा कि एक वाट मीटर 0 दे रहा है और दूसरा पूरी रीडिंग दे रहा है, तो बेटा पावर फैक्टर कितना होगा, 0.5। बेटा यही 3 आपको याद करने हैं, बाकी आप सब निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा ये 3 चीजें थी वो आपको ध्यान में रखनी है। अगली और इंपॉर्टेंट है बेटा 3 वाट मीटर। अब मुझे बताओ, इसके लिए अलग वाट मीटर, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तीनों क्या है, असंतुलित है, तो वही मतलब है बेटा। तो लिखो बेटा तीसरा, 3 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि क्या होती है, देखते हैं बेटा, आओ। तो ये क्या होती है बेटा, ये अब मुझे बताओ, ये तीनों अलग अलग है, तो चाहे इसमें संतुलित हो या असंतुलित हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो बेटा यह विधि भी क्या है, संतुलित और असंतुलित सब पे लागू होती है। ठीक है, हाँ तो यह विधि भी संतुलित तथा असंतुलित असंतुलित लोड का मापन कर सकती है, लोड का मापन कर सकती है, पर ज्यादातर इसे तीनों असंतुलित होते हैं तब यूज लेते हैं ना, कर सकती है।
ठीक है, बस ये हो गया 3 वाट मीटर विधि। ठीक है, और इसमें नेट पावर कितनी आ जाएगी, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, है ना। चलिए, तो बेटा इस तरह से आपने पॉलीफेज के पूरे चैप्टर को आपने सीख लिया, है ना। पॉलीफेज में क्या ध्यान रखना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले लाइन करंट, फेज करंट ये क्या होती है ना। क्लॉकवाइज में क्या होता है बेटा, जब आप आर वाई बी क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिव, उल्टा चलते हो तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस। ठीक है, उसके अलावा क्या याद करना है बेटा आपको, 1 वाट मीटर विधि जो केवल और केवल संतुलित पर लगती है ना। 2 वाट मीटर विधि और 3 ये दोनों पे लगती है। ठीक है, 2 वाट मीटर में कुछ स्थितियां हैं वो ध्यान रखना बेटा। दोनों वाट मीटर बराबर रीडिंग देते हैं तब पावर एंगल कितना होता है, 0। जब दोनों वाट मीटर बराबर होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं तो पावर एंगल कितना होता है, 90। ये सब चीजें ध्यान में रखनी। ठीक है, उसके अलावा पावर का फॉर्मूला सब में सेम होता है, P बराबर 3 रूट बी वी होता है ना। और बस ये सारी चीजें हैं तो बेटा पॉलीफेज आपका पूरी तरह से कंप्लीट है ना। फिर थीटा का मध्य फॉर्मूला 360 बटे एन, है ना। 360 बटे में एन, एन क्या होता है, फेजों की संख्या। अब देखो लास्ट लिख दो बेटा, चाहे आपका स्टार हो या डेल्टा हो, बेटा पावर हमेशा, एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे याद करोगे, 3 फेज में सबसे पहले वीपीआईपी कॉस फाई, ये तो कॉमन है क्या, है ना। उसी तरह बेटा वीएल आईएल कॉस फाई ये भी कॉमन है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना बेटा तो सिंपल सा ये देखो, ये क्या है, वीपी है ना, वीपी तो कितना है, 3 फेज, तो यहाँ लिख दो 3 और इस 3 को डाल दो घूंघट में, ये याद हो गया आपको। ठीक है, अब देखो एक ये ध्यान रखना इतना सा, क्या याद रखोगे बेटा, स्टार और डेल्टा। अब देखो स्टार के अंदर यहां से आपने करंट डाली, वही करंट यहां जाएगी, यानी कि लाइन करंट किसके बराबर हो जाएगी, फेज करंट के। तो बेटा क्या याद रखोगे, स्टार में लाइन करंट फेज करंट के बराबर हो, तो दूसरी वाली अपने आप नहीं आ जाएगी, √3 टाइप ऑफ, है ना। यही तो कंफ्यूजन होता है, खत्म। इसके अंदर देखो बेटा, ये लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज के बराबर है कि नहीं, हाँ। और देखो धारा बट रही है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है, और लाइन धारा बराबर √3 और वी फेज, खत्म। ओहो, वी फेज और ये क्या हो जाएगा, √3 आई फेज। ठीक है, बहुत आसान। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप अच्छे से पॉलीफेज को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। अपने माता पिता का नाम रोशन करें और भारत माता की जय, वंदे मातरम।